ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि निक और उसके साथ ही अपनी नई पार्टी की गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने आए होते हैं। तभी वहाँ गिल्ड लेडी आती है जो निक को पहले से ही जानती थी और वो निक को ग्रेट वॉरियर बुलाती है। फिर निक उससे जल्दी से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने को कहता है। साथ ही वो गिल्ड लेडी ड्रैगोनाइट लड़की को भी जानती थी जिसका नाम कैरन है। फिर वो गिल्ड लेडी बताती है कि कैरन अकेले रैंक सी की डंजन से जिंदा वापस आ चुकी है। फिर कैरन बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने उस डंजन में सरवाइव किया था। फिर वो लेडी उनसे उनकी पार्टी का नाम पूछती है। निक कहता है कि उन सभी ने कहीं ना कहीं सरवाइव किया है, इसलिए वो उनकी पार्टी का नाम सर्वाइवर्स रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक सभी की उनकी पार्टी के 3 रूल बता रहा होता है। पहला रूल, वो किसी को भी पर्सनल बातें कभी नहीं पूछेंगे। दूसरा, पार्टी के पैसे को संभाल कर रखेंगे। और तीसरा, कभी भी किसी मिशन में मरेंगे नहीं। फिर निक बताता है कि सभी के पास पार्टी के पैसे का कंट्रोल होगा, जैसे कोई भी किसी तरह की धोखेबाजी नहीं कर पाएगा। फिर निक कैरन से पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर भरोसा करती है। कैरन कहती है कि वो भरोसा करना चाहती है, पर किसी पर भरोसा करने का मतलब वो अपनी जान उसके हाथ में देते हैं। इस बात पर सभी सहमत करते हैं। नेक्स्ट डे निक और उसके साथी एक डंजन में पहुंच जाते हैं। फिर निक उन्हें बताता है कि अभी वो जी रैंक पर हैं और उन्हें सिर्फ 3 तरह की डंजन में जाने की इजाजत है, और अगर उन्हें एफ रैंक पर प्रमोट होना है और उन्हें उन 3 डंजन में से 2 के बॉस को हराना होगा। साथ ही निक बताता है कि वो जगह एक प्रैक्टिस एरिया की तरह यूज होती है, तो उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जैम बताता है कि टियाना और उसने कभी रियल फाइट नहीं की है, तो वो ज्यादा मददगार साबित नहीं होने वाले हैं। तभी एक छोटी स्लाइम उन्हें मिलती है जो कि एक घास खा रही होती है। टियाना को वो काफी क्यूट लगती है, पर फिर निक उन्हें बताता है कि एक स्लाइम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकती है और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो किसानों की फसल खाने लगती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। फिर निक सभी को दिखाता है कि अगर उन्हें स्लाइम को मारना है तो सिर्फ उसके अंदर का स्टोन निकाल कर देना है, जिससे वो स्लाइम मर जाएगा। निक उन्हें वो स्टोन अपने पास रखने की कहता है क्योंकि वो बिक जाते हैं। फिर वो सभी डंजन के ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाने लगते हैं और उन्हें काफी सारे स्लाइम भी मिलते हैं। फिर वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी एक स्लाइम टियाना पर अपनी स्टिकी ब्लू से अटैक कर देता है, जिससे टियाना गिर जाती है। फिर निक बताता है कि जो स्लाइम थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं वो ये स्टिकी चीज भी दूसरों पर मार सकते हैं। हालांकि उनसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, पर इससे टियाना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने आइस अटैक से स्लाइम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। टियाना अटैक करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जिस जगह उसने अटैक किया है वहाँ पहले से कैरन है। टियाना कैरन को बचने की कहती है, हालांकि कैरन आसानी से टियाना का अटैक ब्लॉक कर देती है। फिर टियाना कैरन से पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है, पर फिर कैरन काफी गुस्से में कहती है कि इस वजह से वो दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं, पर फिर कैरन और टियाना बात नहीं करते। काफी सारे स्लाइम मारने के बाद वो सभी टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें काफी बड़ी पिंक स्लाइम मिलती है। पर निक उसके बारे में कुछ बताता है इससे पहले टियाना उस स्लाइम पर अकेले अटैक करने आगे बढ़ जाती है। टियाना उसके ऊपर आइस अटैक करती है, जिससे वो स्लाइम मर तो जाती है, पर तभी वो ब्लास्ट होती है, जिससे हर जगह स्लाइम ग्लू गिर जाता है। जिसके बाद वो सभी एक नदी के पास अपने आप को साफ करते हैं और निक उन्हें बताता है कि बड़ी वाली स्लाइम हमेशा मरने के बाद ब्लास्ट होती है, जिससे हर जगह स्लाइम ग्लू फैल जाता है। इस पर टियाना निक से कहती है कि अगर उसने ये बात उसे पहले बताई होती तो वह पहले ही सोचकर अटैक करती। जिसके बाद निक अपने सभी वेपन अपने साथियों को दिखाता है और बताता है कि वो मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो हर तरह के वेपन भी यूज नहीं कर सकता। फिर निक सभी को बताता है कि अगर उन्हें एक दूसरे के बीच भरोसा पैदा करना है तो उन्हें अपनी पावर और वीकनेस के बारे में एक दूसरे को बताना होगा। हालांकि वो सभी अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी एक दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करते। पर फिर निक उनसे कहता है कि उन्हें अभी अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पर आगे चलकर किसी का कुछ बताने का मन करता है तो वो बता सकता है। पर तभी जैम बताता है कि वो किसी भी तरह की फाइट में अच्छा नहीं है और उसे किसी भी तरह का अटैक मैजिक यूज करना भी नहीं आता। पर साथ ही जैम बताता है कि वो छोटी चोटों को काफी जल्दी और आसानी से ठीक कर सकता है, इसलिए उसे हराने में काफी टाइम लगेगा। जिसके बाद टियाना उठती है और कैरन के सामने जाकर उससे झुककर माफी मांगती है। फिर टियाना बताती है कि वो एक मेज है और वो मैजिक का काफी अच्छे से यूज भी कर सकती है। फिर टियाना बताती है कि वो विंड और वाटर एलिमेंट में काफी अच्छी है और उनका यूज करके लाइटिंग मैजिक भी बना सकती है। फिर टियाना बताती है कि वो अर्थ मैजिक ज्यादा अच्छे से यूज नहीं करती और फायर मैजिक में वो काफी बुरी है, और साथ ही वो क्लोज फाइट में भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पर कैरन टियाना से पूछती है कि वो उसे ये सब क्यों बता रही है, तो टियाना बताती है क्योंकि कैरन फायर और क्लोज फाइट दोनों में काफी अच्छी है। ये सब बताकर टियाना वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी कैरन देखती है कि टियाना को ठंड लग रही है, तो वो उसके पास आग जला देती है, जिससे टियाना को अच्छा फील होने लगता है। फिर शाम हो जाती है और निक उन्हें बताता है कि अब उन्हें गॉब्लिन फॉरेस्ट में जाना है और गॉब्लिन्स
वीक होते हैं, इसलिए वो ग्रुप्स में रहते हैं। जिसके बाद वो सभी कई सारे गॉब्लिन से फाइट करने पहुंच जाते हैं और ज्यादातर गॉब्लिन्स को निक अकेले ही मार देता है। फिर उन सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद निक उन्हें और गॉब्लिन्स ढूंढने की कहता है, पर तभी टियाना अपनी सर्च एबिलिटी से पता कर लेती है कि उनसे 100 मीटर की दूरी पर लगभग 10 गॉब्लिन और भी हैं। पर तभी टियाना एक काफी स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन को सेंस करती है और बताती है कि उसके पास एक नॉर्मल गॉब्लिन से 5 गुना ज्यादा मैजिक है। फिर निक बताता है कि वो जरूर ओगर होगा। असल में जब गॉब्लिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब वो ओगर में बदल जाता है। निक बताता है कि उसे हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैम पूछता है कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए, पर निक बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ओगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और आसपास रहने वाले इंसानों पर भी अटैक कर देगा। पर फिर निक बताता है कि ओगर की एक अच्छी बात ये भी है कि वो काफी महंगा बिकता है। फिर टियाना बताती है कि ओगर के पास मैजिक रोकने की काफी अच्छी पावर होती है, जिसका मतलब टियाना उसे हराने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर निक कहता है कि वो और कैरन ओगर से फाइट कर लेंगे और जैम और टियाना पीछे रहकर मदद करेंगे। फिर निक बताता है कि ओगर के स्किन को काटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें कैरन की पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर कैरन बताती है कि वो ये कर सकती है। ओगर से फाइट के लिए जाते हुए कैरन टियाना से कहती है कि वो अभी भी उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करती। पर फिर टियाना कहती है कि वो सभी ऐसा ही फील करते हैं एक दूसरे के लिए। फिर टियाना बताती है कि फाइट में वो उसकी मदद करेगी। कैरन को सिर्फ ओगर पर ध्यान देना है और वो उसके लिए रास्ते में आने वाले सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देगी। फिर सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और गॉब्लिन्स पर अटैक भी करने लगते हैं। ये देखकर ओगर अपने साथ ही गॉब्लिन्स को भी बुला लेता है। निक और टियाना सभी को मारना शुरू कर देते हैं और तभी जैम उनकी एनर्जी बढ़ा देता है। टियाना ने जैसे कहा था वो वैसा ही करती है और कैरन के रास्ते में आने वाले सभी गॉब्लिन्स को मार देती है, जिससे कैरन सीधा ओगर पर अटैक करती है और उसे बीच में से ही काट देती है। पर वो फाइट जीत जाते हैं और सभी मरे हुए गॉब्लिन्स के सिंग निकालने लगते हैं, क्योंकि सिंग देने के बाद ही उन्हें गिल्ड से पैसे मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैरन कोई चीज देकर कुछ सोच रही होती है। तभी निक उसके पीछे आकर ओगर का सिंग निकालने की कोशिश करने लगता है, पर ओगर का सिंग इतना आसानी से नहीं निकल रहा था। काफी जोर लगाने के बाद अचानक से ओगर का सिंग निकलता है, जिससे वो निक के हाथ से छूट जाता है और निक कैरन के ऊपर गिर जाता है। पर तभी वो देखते हैं कि सिंग सीधा कैरन के उस लॉकेट पर गिरता है, जिससे वो लॉकेट टूट जाता है। जिसके बाद हम कैरन के पास्ट के बारे में जानते हैं। कैरन बताती है कि हर ड्रैगोनाइट का एक ही मिशन होता है कि उन्हें उस इंसान के साथ काम करना होता है जो एक दिन हीरो बनने वाला है और पूरी दुनिया को बचाने वाला है। फिर कैरन एक शॉप पर आ जाती है जहाँ उसे एक लॉकेट काफी ज्यादा पसंद आता है, पर वो काफी महंगा होता है, जिसकी वजह से कैरन उसे छोड़कर जाने लगती है। पर तभी शॉपकीपर कैरन को रोकता है और उसे कहता है कि उसने उस लॉकेट पर स्क्रैच मार दिया है, जिसकी वजह से अब उसे कोई और नहीं खरीदेगा और अब कैरन को ही खरीदना होगा। पर कैरन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना महंगा लॉकेट खरीदे। तभी वहाँ कैरन की पार्टी का लीडर कार्लियोस आ जाता है। शॉपकीपर कार्लियोस से कहता है कि कैरन ने उसका इतना महंगा लॉकेट खराब कर दिया है। फिर कार्लियोस वो लॉकेट उससे ले लेता है और उसे कैरन को देकर उस लॉकेट पर स्क्रैच मारने की कहता है। जब कैरन उस लॉकेट पर स्क्रैच मारती है तो वो काफी बड़ा स्क्रैच लगता है। फिर कार्लोस उस लॉकेट के स्क्रैच को दिखाते हुए बताता है कि कैरन कम से कम इतना बड़ा स्क्रैच मार सकती है और जो स्क्रैच वो शॉपकीपर दिखा रहा था वो काफी छोटा है। तभी कार्लोस उस शॉपकीपर की जेब से बिल्कुल वैसा ही लॉकेट निकालता है और बताता है कि ये कुछ शॉपकीपर्स की चाल होती है जिससे ये कस्टमर्स को लूट सके। ये देखकर शॉपकीपर चुप हो जाता है। फिर सिर्फ एक कॉइन के बदले कार्लोस उसे वैसे ही लॉकेट खरीद लेता है और कैरन को दे देता है। फिर कैरन बताती है कि उसे लगता है कि एक दिन कार्लोस जरूर हीरो बनेगा और वही दुनिया को बचाएगा, इसलिए वो उसके साथ काम करती है और हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैरन अपनी फैमिली की ड्रैगोनाइट एग को साफ कर रही होती है। तभी कार्लोस आता है और कैरन से मिशन पर चलने की कहता है। कैरन अपना बैग लेकर तैयार हो जाती है, पर फिर कार्लोस उसे इतना सामान न ले जाने की सलाह देता है, जिसके बाद कैरन अपना सारा सामान अपने रूम में छोड़कर जाने लगती है। फिर वह सभी एक केव में पहुंच जाते हैं और कैरन अकेले ही एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके लिए उसके साथ ही उसकी काफी तारीफ करते हैं। फिर वह सभी इस केव के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक जार दिखता है। कार्लोस अपना प्लान उन्हें बताता है कि सबसे पहले कैरन उस जार पर अटैक करेगी, जिसके बाद उसमें से एक स्नैक मॉन्स्टर बाहर आएगा। फिर सिर्फ कैरन को उसका ध्यान भटकाना है और कार्लोस उस स्नैक पर अटैक करके उसे खत्म कर देगा। कैरन प्लान के हिसाब से अटैक करती है और तभी जार से मॉन्स्टर बाहर आता है और कैरन पर अटैक करने लगता है। तभी बाकी के साथी भी आ जाते हैं और स्नेक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कैरन कार्लोस से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी कैरन के पास भी नहीं आता और वो मॉन्स्टर कैरन को पकड़कर उसके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे कैरन जमीन पर गिर जाती है
पर कार्लोस कैरन के पास आता है और उसे बताता है कि एक बार जहरीली गैस छोड़ने के बाद ये स्नेक मॉन्स्टर अपने आप कमजोर हो जाता है और फिर इसे आसानी से मारा जा सकता है। यानी मॉन्स्टर को मारने के लिए कार्लोस ने कैरन को इस्तेमाल किया था। फिर कार्लोस और उसके साथ ही कैरन को मरने के लिए छोड़कर जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद किसी तरह कैरन उस जगह से जिंदा बाहर आती है और कहती है कि उसे वो ड्रैगन किंग ज्वेल वापस चाहिए जो कि उसे उसकी फैमिली ने दिया था। कैरन वापस अपने होटल में पहुंच जाती है और वो वही कार्लोस के बारे में पूछती है। वो सभी बताते हैं कि कार्लोस तो किसी दूसरे टाउन के लिए निकल चुका है। कैरन अपने रूम में भी जाती है पर उसे उसका सामान नहीं मिलता। वो सभी बताते हैं कि कार्लोस ने उन्हें बताया था कि कैरन मिशन में मर चुकी है और उसने कैरन के सामान का भी ख्याल रखने की कही थी। कैरन कार्लोस के दिए हुए लॉकेट को भी फेंकने की कोशिश करती है पर वो उसे फेंकती नहीं है और वो अपने पास रख लेती है। जिसके बाद कैरन हर जगह जाकर कार्लोस के बारे में पता करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन कैरन खाना खाने पहुंच जाती है पर तभी वो देखती है कि कुछ लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। कैरन को पता चलता है कि उसने टाउन में एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर भी है जो खाने का काफी शौकीन है। फिर कैरन भी वहाँ खाती है जो वो खा रहा होता है। वो चीज़ कैरन को काफ़ी पसंद आती है। उस दिन के बाद से ही कैरन उस आदमी का पीछा करने लगी और जो भी वो खाता कैरन भी वही खाती। फिर कैरन को पता चलता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी पार्टी का नाम है सोलो ईटर। हालांकि वो हमेशा अकेले ही काम करता है। उस एडवेंचर को भी पता चल जाता है कि कैरन उसे हर चीज़ में कॉपी कर रही है पर उसे इस चीज़ से बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन कैरन उस एडवेंचरर के थोड़ा दूर बैठकर कुछ खा रही होती है। तभी एक आदमी गलती से उस एडवेंचरर की स्वॉर्ड पर हाथ मार देता है जिससे वो गिरने वाली होती है। पर तभी कैरन अपनी पूंछ की मदद से उसकी स्वॉर्ड गिरने से रोक लेती है। फिर वो एडवेंचरर कैरन को थैंक्स करता है और बताता है कि वो स्वॉर्ड उसके लिए जिंदगी से भी ज्यादा खास है। फिर वो एडवेंचरर जाने लगता है पर फिर कैरन उसका थैंक्स करती है और बताती है कि उसने उसे सिखाया है कि हमेशा अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए अच्छे खाने के साथ। जिसके बाद वो एडवेंचरर अपने मिशन के लिए टाउन से बाहर निकल जाता है और जल्दी कैरन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि अच्छा खाना सस्ता नहीं आता। ऐसे ही सस्ते में अच्छे खाने की तलाश में कैरन लाइब्रोरेट सिटी आ जाती है और निक से मिलती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ निक कैरन के लिए लॉकेट ढूंढ रहा था क्योंकि उससे उसका पिछला लॉकेट टूट गया था पर निक को वैसे लॉकेट नहीं मिलता। तभी वहाँ एगेट आ जाती है जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और फिर एगेट को सारी बात बताता है कि कैसे उसे कैरन का लॉकेट टूट गया। फिर एगेट निक को समझाती है कि ऐसे किसी को गिफ्ट देकर उससे माफी मांगने से अच्छा उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसे वो दोनों और ज्यादा क्लोज आएंगे और उसे अच्छा फील भी होगा। तभी निक देखता है कि कैरन एक शॉप पर कुछ खा रही होती है। फिर निक भी उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि जो वो खा रही है वो काफी अच्छा लग रहा है। निक भी वो खाता है पर वो उसे काफी तीखा लगता है। ये देखकर कैरन हंसने लगती है और कैरन को हंसता देख निक भी काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ बैठे होते हैं और काफी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तभी कैरन निक से कहती है कि उसे वो लॉकेट तोड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कैरन उसे बताती है कि अब वो काफी अच्छा फील कर रही है क्योंकि अब उसे उस चीज को अपने साथ नहीं रखना पड़ा। फिर सभी वापस पार्क में पहुंच जाते हैं और अब हम देखते हैं कि लोग उन्हें और उनकी पार्टी को जानने लगे थे क्योंकि वो एक ही दिन में जी रैंक से एफ रैंक पर पहुंच गए थे। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।